खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ईवीएम टैंपरिंग, ईवीएम घोटाला, एक बार फिर ये शब्द सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल मचा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे 2009 में लोकसभा चुनावों में अपनी हार के बाद बीजेपी ने चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल पर बड़े सवाल खड़े किए थे। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो ईवीएम के खिलाफ डेमोक्रेसी एट रिस्क नाम की किताब ही लिख डाली थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और अदालत ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी जिन पर अमल पूरी तरह से अब तक नहीं हो पाया है, यह आज कहना होगा। बहरहाल यह मुद्दा एक बार फिर यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद गर्म है। मायावती इसे मोदी की बेईमानी की जीत और लोकतंत्र की हत्या करार दे रही हैं, तो केजरीवाल यह कहकर पंजाब में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं कि आपका 20% वोट बीजेपी में जुड़ गया। सपा और कांग्रेस भी इन आरोपों में हां मिला रहे हैं। दुनिया के कई देशों में ईवीएम बैन हो चुकी है, इस बात को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हार की खींच है या फिर इन पार्टियों के दावों में वाकई दम है जिसकी गहन जांच की जरूरत है। आज इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे हम तफसीली बातचीत अपने खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। यूपी इंतखाबात में बीजेपी की नाकाबिले यकीन जीत ने अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जीत पर इन पार्टियों ने नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद भी दी, मगर वहीं हार की शर्मिंदगी और अपनी कोताहियों पर गौर करने के बजाय ये पार्टियां ईवीएम का बहाना बनाकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को कोसते नजर आए। सेकुलरिज्म का दम भरने वाली पार्टियों ने हमेशा मुसलमानों को अक्सरियती तबके से डराया ताकि उनका वोट बैंक बरकरार रहे, मगर इस इलेक्शन में न्यू इंडिया, सबका साथ सबका विकास जैसे नरेंद्र मोदी के नारों ने मुसलमानों को भी बीजेपी से जुड़ने पर मजबूर कर दिया, जिसकी मिसाल शमशान के साथ कब्रिस्तान की बात, दिवाली पर बिजली तो ईद पर भी बिजली, नरेंद्र मोदी का ये झूठा जुमला जिसमें राय दहिंदगान को बराबरी नजर आई। यही वजह कि देवबंद जैसे इलाके से भी बीजेपी को कामयाबी मिली, मगर सेकुलर पार्टियों ने शिकस्त पर शर्मिंदगी के बजाय ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। बीएसपी सदर मायावती ने इल्जाम लगाया है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से सभी वोट बीजेपी को चले गए। इन दिखाए जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए। आप लीडर संजय सिंह ने कहा कि अब जबकि ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं तो हमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। ईवीएम के ऊपर एक सवालिया निशान देश के राजनीतिक दलों ने अब लगाना शुरू कर दिया है। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाए। दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव बैलेट से कराया जाए, इसकी डिमांड कांग्रेस पार्टी ने की है, सीपीआई ने की है, सीपीएम ने की है, आरजेडी ने की है, जेडीयू ने की है, एनसीपी ने की है। मगर पंजाब कांग्रेस के सदर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हकीकत का एतराफ करते हुए कहा कि जो लोग हार जाते हैं वो ईवीएम का बहाना बनाते हैं। मशीन पे आम आदमी पार्टी कह रही कि ईवीएम मशीन ईवीएम में गड़बड़ियां हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जो हारता है कोई तो बहाना बनाता ही है। असेंबली इंतखाबात के नतायज के बाद अपोजिशन वोटिंग मशीन को कोस रहा है। 2009 में लोकसभा इंतखाबात हारने के बाद बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए थे, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। वहीं अब सियासी पार्टियों को अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि आज का वोटर तरक्की, रोजगार चाहता है। सियासी पार्टियों को वोट बैंक की सियासत न करके तरक्की और विकास के लिए काम करना होगा, वरना ऐसे ही मुस्तकबिल में भी नतायज के बाद ईवीएम का बहाना बनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो सियासी पार्टियों की सोच बदली जाए या ईवीएम बदली जाए और अब वापस हम पुराने ढर्रे पर चले जाएं, बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने लगे, ये हमारा आज का मुद्दा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। नईम अब्बास साहब बीएसपी के लीडर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ऋचा पांडे मिश्रा नेशनल स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी की, वो हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। और जनता का रिपोर्टर के संस्थापक सीनियर जर्नलिस्ट रिफत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही।
सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मैं आपसे यह सवाल पूछूंगा कि ये जो तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, जैसे आज केजरीवाल भी शामिल हो गए, मायावती ने जो आरोप लगाया उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हां में हां मिलाती हुई नजर आ रही है, और आज अरविंद केजरीवाल ने भी खुलकर यह आरोप लगाया कि जांच होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसे गंभीर आरोप मानकर जांच करवाने की बात सोची जा सकती है आपकी तरफ से? नहीं, देखिए, यह तो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। ये सारे चारों जो लोग आप कह रहे हैं वो हारे हुए बोल रहे हैं। अब आपने अमरिंदर सिंह से जी से पूछ लिया पंजाब में, तो वो मना कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट बात हो गई कि ये केवल कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मायावती जी तो बौखला गई, और अरविंद ने आज तक आप आदमी पार्टी ने जब से ये आए हैं तब से एक के बाद या उसके पहले एक के बाद एक के ऊपर आरोप लगा के उसको सिद्ध करना तो दूर, उसको फॉलो तक नहीं कहीं किया। शीला दीक्षित पे आरोप लगाया, कहीं गडकरी जी पे लगाया, कभी किस पे लगाया, बस वो आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गायब हो जाते हैं। और फिर यह बात अगर देखिए, इसमें 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैसला दे दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, और सारी चीजें, और आप पीछे कल परसों में इलेक्शन कमीशन के साथ सब न्यूज चैनल में रिपोर्ट आ चुकी है बहुत स्पष्ट रूप से कि आज की डेट पे इतनी प्रिकॉशन ले चुके हैं ईवीएम में कि गड़बड़ी मास स्केल पे करना इम्पॉसिबल है। और उसमें पूरा ना किसी को यह पता होता, जितने भी मायावती जी ने पहली दिन अपने आरोप लगाए थे उस सब का जवाब पूरी तरह से स्पष्ट रूप से अलग अलग चैनल्स पे और इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट से और सब जगह से आ चुका है। अब ये नहीं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपने एक बात कही कि जो हार जाता है वो इस तरह से अपनी खींच निकालता है। तो मैं इस आरोप के दायरे में आपकी पार्टी को भी लाऊं या ना लाऊं? क्योंकि साल 2009 में जब आपकी पार्टी हारी थी, यूपीए जीती थी, उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी ने यह मुद्दा उठाया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने यह मुद्दा उठाया था कि ईवीएम से टैंपरिंग हो सकती है, यह बंद होना चाहिए। बिल्कुल, तो तब हालात गड़बड़ थे, आज सही हो गए। बिल्कुल 2009 नहीं, बिल्कुल 2009 में आरोप लगाए तब, और आज 2017 में 8 साल हो चुके हैं। लेकिन दूसरी बात, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में पूरी एक कमेटी बना के पूरी रिपोर्ट दे चुके हैं जी। तो जब मैं अगर आरोप लगाओ तो आप आरोप लगाने में कोई आप तथ्य तो दोगे, आरोप लगा के केवल अरे आप आरोप लगाए तो कोई प्रूफ दीजिए ना, क्या किस बेस पे लगा रहे? केवल इनका बेस क्या है कि भाजपा को अप्रत्याशित उत्तर प्रदेश में सफलता मिली है, और किसी ने कहा नहीं। अरे सब कितने सारे थे जो पोल, अमित शाह जी खुद कह रहे थे 300 से प्लस आएंगे। ये जो अपने योगी आदित्यनाथ कह रहे थे। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। ऋचा पांडे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ऋचा जी, जो आरोप आपने लगा दिया कि बीजेपी, इनसे पूछो कि बेस क्या है इनका आरोप का बेस। ठीक है ऋचा जी, जो आपने आरोप लगा दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल साहब ने कि हमारे 20% वोट बीजेपी में चले गए, इन आरोपों का आधार क्या है, बेसिस क्या है? क्या कुछ पुख्ता सबूत आपके पास हैं, या फिर किसी वॉलंटियर ने आपको फोन करके कहा कि भाई हमारी फैमिली में 5 लोग थे, 10 लोग थे, सबने वोट आम आदमी पार्टी को डाला, मिला एक, यही सब आधार है, या कुछ पुख्ता आधार भी है? ये कैसे मालूम कि एक मिला? ये कैसे मालूम कि एक मिला? ऋचा जी। समीर जी, मैं अगर आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स, अगर आम आदमी पार्टी, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी जी जी, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की अगर हम बात ना भी करें तो नागपुर में 31,000 वोट्स पड़े थे बीएमसी के इलेक्शन में, और वोटर्स थे 31,000 और पड़े हैं 32,000 प्लस वोट्स। ये गड़बड़ी कैसे हुई? आप नासिक में अगर देखें तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं श्रीकांत, उन्होंने अपने और अपने परिवार के वोट्स वो भी गायब हैं। पंजाब में अगर हम देखें तो श्री हरगोबिंदपुर, जैसा आज अरविंद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, बूथ नंबर 113 में 1 वोट पड़ा, जहां की हमारी 5 फैमिलीज थी। अखवाना में बूथ नंबर 73, उसमें 3 वोट पड़े, जहां की हमारे श्योर शॉट 17 फैमिली मेंबर्स थे और हमारे वॉलंटियर्स थे। तो वोट डाले गए पर वोट पड़े नहीं। तो ये एक डिस्क्रिपेंसी है जो कि 2009 में भी उठाई गई थी,
और किसी ऐसे ऐरे गहरे ने नहीं उठाई थी, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उठाई थी। उन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर में तो फिर भी रिटेल फ्रॉड हो सकता है, पर ईवीएम में होलसेल फ्रॉड हो सकता है। और किसने उसका एक किताब लिखी गई, आपके जीवीएल नरसिम्हा राव, जो कि भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन हैं। उन्होंने किताब लिख डाली इसके ऊपर, तथ्यों के बिना पर किताब लिखी गई थी। और तीसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि टॉप साइंटिस्ट, 3 बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने बिल्कुल आज सारी पार्टियां जो है वो जीवीएल का नाम ले रही हैं। जब इलेक्शन कमीशन में अग्रवाल जी, मैं आशा करूंगी कि आप बहुत सम्माननीय हैं अग्रवाल जी, आप बहुत सम्माननीय। मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। अग्रवाल जी से मेरी अपेक्षा रहेगी कि मुझे बोल लेने दें, क्योंकि बड़े भाई के समान हैं। जरूर आप हमारे से सीनियर हैं और आपकी मेजॉरिटी है, पर लेट अस कीप सम डिसेंसी ऑन द नेशनल टेलीविजन। जी, तो नागपुर में वोट पड़े, डाले गए पर पड़े नहीं, नासिक में वोट डाले गए पड़े नहीं, पंजाब में वोट डाले गए पड़े नहीं, यूपी में वोट डाले गए पड़े नहीं। इसका मतलब कि ईवीएम के थ्रू हो सकता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वीवीपीएटी काउंट को आप ईवीएम रिजल्ट्स के साथ कोलैबोरेट कर लीजिए, आप इन सिलेक्टेड लोकेशंस पे सिर्फ चेक करा लीजिए। हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने WTO को एक पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, ये कहते हुए कि हमें ईवीएम का पेटेंट चाहिए। तो WTO ने कह दिया था कि नहीं ठीक है ऋचा जी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये चिट्ठा खोल के हम बैठ जाएंगे तो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन सवाल ये है ना, सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना फिर कि ये सारी बातें जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी 67 सीटें आई तब आपको याद नहीं आया। आज आपको 2009 भी याद आ रहा है, 2013 भी याद आ रहा है, ये सारी चीजें। नईम अब्बास साहब, धीरे-धीरे नईम अब्बास साहब, सबसे पहले मायावती ने ये आरोप लगाया कि ईवीएम में जबरदस्त घोटाला हुआ है, लोग बटन दबा रहे थे, बीएसपी पर जा रहा था बीजेपी को। सवाल फिर वही है, आधार क्या है, बेसिस क्या है, या फिर सिर्फ आप हार गए हैं इसलिए खींच में ये बोल रहे हैं? नहीं, देखिए ये ऐसी कोई बात नहीं है। और आप एक बात बताइए, बिल्कुल गड़बड़ी हुई है और इसके मेरे पास प्रूफ भी है। देखिए अयोध्या में 1,90,000 वोट पड़ रहा है और ईवीएम बता रहा 2 लाख से ऊपर। ये सारी दलीलें आपने दी थी ना उस वक्त भी, इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। देखिए सर, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठा भेजा है आपको, आपकी शिकायत के बाद खारिज कर दिया सारे आरोप। इलेक्शन कमीशन को ऐतराज क्या है मुझे बताइए ना आप। हाँ। इलेक्शन कमीशन जो है वो हिंदुस्तान का है, ना कि बीजेपी का है। आप ये देखिए, उन्हें क्यों पहले उन्हें उस बात को ये प्रूफ दिखाना चाहिए था। देखिए आप आइए और चेक करिए, हमने कोई गड़बड़ी नहीं करी है। तो उन्हें दिखाने में क्या था, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया एकदम 1 मिनट में। जबकि उन्हें बात करके तरीके से दिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था। लेकिन वो हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन है, हमें हक है बोलने का कि हम उसे बोले। बिल्कुल हमारे 1 मिनट सिरे से 1 मिनट में खारिज कर दिया, क्यों आप बताइए ना। तो फिर तो इसका मतलब बीजेपी के फेवर की बात हो रही है सारी। तो हमारे फेवर की कोई बात नहीं हो रही है। देवबंद में 75% मुस्लिम है और वहां से भी कैंडिडेट बीजेपी का जीतता है। 1,02,444 वोट वहां बीजेपी के बंदे को मिलते हैं। कहां से मिल रहे हैं? अभी मीरापुर मेरी विधानसभा, इसका जवाब तो वोटर्स देंगे ना। इसका जवाब तो लोग, आप ये क्यों मानकर बैठे हैं कि सारे मुसलमान बीएसपी को वोट डालने वाले थे? बीएसपी की मैं आपको बता रहा हूं, मीरापुर आप मेरी सुनिए बात, मीरापुर विधानसभा अभी अभी की बिल्कुल लेटर में वहां मौजूद था और वहां पे जो मुश्ताक साहब थे उनको एसपी ने बुला के ये कहा कि आप विधायक हो गए और 3800 वोटों से आप जीत गए। और 2 मिनट बाद ही वहां से अनाउंस हो गया कि वहां से अवतार सिंह बढ़ाना जीत गए 176 वोटों से। ये पॉसिबल हो सकता है, आप मानते हो? तो ये ईवीएम की ही गड़बड़ी है और ये पूरी तरीके से इसको जो हम कंडम करते हैं कि ये ईवीएम पे जो है कोई वोटिंग नहीं होनी चाहिए। आगे से जो भी वोटिंग हो वो बैलेट पेपर पे हो। और मैं आपको 2-3 उदाहरण दे रहा हूं। अब हर महीने की 11 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे आप इसके खिलाफ? बिल्कुल करेंगे। मैं नहीं कर रहा हूं, हर पार्टी इसके लिए तैयार हो रही है, हर पार्टी से आवाज उठ रही है, हर पार्टी वहां जाने के लिए तैयार है कि इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से। हम तो कोर्ट जाने के लिए बैठे, हम जाएंगे कोर्ट। आप हमारा तो एक सवाल है ना, अगर हमने इलेक्शन कमीशन पे किसी चीज के लिए बोला था तो हमारी बात को जवाब दिया जाता। ठीक है, मनीष सिंह साहब स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष सिंह साहब, अभी थोड़ी देर पहले ये बयान आया शाम को नरेश उत्तम यादव का, जो कि आपकी पार्टी के यूपी अध्यक्ष हैं, कि बहुत बड़े सबूत हमारे पास मिल गए हमको और जल्द ही उसका खुलासा किया जाएगा 16 मार्च के बाद। मतलब इतने बड़े सबूत मिल गए तो तुरंत खुलासा कर दीजिए भाई, इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? जब आपके पास इतने बड़े सबूत हैं कि ईवीएम से टैंपरिंग की गई है, इसके सबूत आपके पास हैं। समीर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर
विपक्ष में रहने वाली जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष में मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी की इतनी बड़ी नेता ने अगर क्वेश्चन उठाया है, समाजवादी पार्टी ने क्वेश्चन उठाया है, कांग्रेस ने उठाया है, यहां तक कि केजरीवाल जी ने उठाया है, तो इस पर मुद्दा बनता है कि नहीं बनता है, बहस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा जब इस्तीफा देने जा रहे थे, सुनकर अच्छा लगता है कि बहुत बड़ी नेता है मायावती। उन्होंने बहुत ही जब से रिजल्ट आए ना तब से आपको इस बात का एहसास हो गया कि बहुत बड़ी नेता है मायावती। नहीं, मेल मिलाप जो है तब से ज्यादा बढ़ा है। अरे समीर साहब सुनिए, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे भी संज्ञान में यह मामला आया है, हमारे भी संज्ञान में, और इसके पूरे तरह से हम रिकॉर्ड का वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सारी चीजों का, और उसके बाद से अगर जाना पड़ेगा। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, पोस्टल बैलेट से जो कर्मचारी और अधिकारी लोग मतदान कराने जाते हैं वो लोग वोट देते हैं, पोस्टल बैलेट से वोट पड़ता है। और देखिए समाजवादी पार्टी जनपद में, कोई जनपद प्रदेश का नहीं है जिसमें पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीती है। ये कितनी बड़ी धांधली है। इसी के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 300 से ऊपर सीटें हम जीत करके, और ये गठबंधन जीत करके लाएगा। देश भर के नेताओं ने कहा, जो सोशलिस्ट सोच के नेता हैं उन सब लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। पूरे प्रदेश की आवाम ने कहा कि अखिलेश यादव से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। ऐसा आपको लगता है ना मनीष जी? बड़ी बात है, यही तो कह रहे हैं ना, हर पार्टी को ये लगता है कि वो जीत रही थी और ईवीएम में चुनाव हार जाते हैं, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। फिर तो जनता का फैसला सर आंखों पर लेना चाहिए ना। अब आप सवाल उठा रहे हैं हार गए। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि पोस्टल बैलेट का जो रिकॉर्ड है ऑल यूपी का आप मंगा करके देख लीजिए। समाजवादी पार्टी हर जनपद में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां पर हम 3 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें जीत करके नहीं है। ये हमारा आंकड़ा 300 से ऊपर का जा रहा है, लेकिन ईवीएम में हम हार गए। और तो ऐसा कोई पहली बार हुआ है क्या? ऐसा कोई पहली बार हुआ है? बिहार चुनाव के रिजल्ट याद है आपको मनीष जी? शुरुआत में क्या ट्रेंड हो रहा था, बाद में क्या हुआ, बाद में तस्वीर कैसे पलट गई? कोई पहली बार हुआ है क्या ये? ठीक है खान साहब, ये बताइए कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? जैसे मायावती का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो अदालत जा रही है, इस मामले को अदालत की चौखट तक लेकर जाएंगी। आपका स्टैंड यहां पर भी ढुलमुल नजर आ रहा है, जैसे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हर जगह ढुलमुल नजर आ रहा है ना। मणिपुर और गोवा में आप नेता नहीं डिसाइड कर पाते हैं, पीछे रह जाते हैं सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद भी। इस मामले में भी ढुलमुल ही नजर आ रहा है कि कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। कोई नेता कुछ बयान दे रहा है, कोई नेता कुछ बयान दे रहा है। सवाल आपने बहुत पूछ लिए, मणिपुर और गोवा पे। समीर साहब, मेजॉरिटी उत्तराखंड में है, मेजॉरिटी आपकी। मनीष जी सुन लीजिए, दूसरों को भी सुन लीजिए, आप मणिपुर और गोवा दूसरों को भी सुन लीजिए। बहुत अच्छा पैनल है, सारे अच्छे बोलने वाले लीडर्स हैं हमारे पास, सबकी राय बहुत अहम है, सुनिए जी। जहाँ तक ये ईवीएम में जो अभी रिगिंग की बात इस बार उठ रही है, हम जगह जगह, जैसे मायावती जी ने इस बात को कहा, मेरा ये कहना है और कांग्रेस पार्टी का भी ये मानना है, जिस दिन ये इलेक्शन का नतीजा आ रहा था 11 मार्च 6 बजे, हमारी पार्टी ने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हमारे चेयरमैन रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि आप मायावती जी के जो उन्होंने जो ये बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं, इस पे आप इससे एग्री करते हैं? और उन्होंने तभी जवाब दिया था कि वो एक सीनियर चीफ मिनिस्टर, 4 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं और एक बड़ी मुल्क की सियासतदान हैं, और वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई बात कह रही हैं तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रही होंगी, इसलिए इलेक्शन कमीशन को इस पे जांच करना चाहिए अगर वो ये बात कह रही हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने कहा था। हाँ, तो जांच का सपोर्ट किया था ना आपने कि हाँ ईवीएम टेम्परिंग की जांच होनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद साहब ने भी यही कहा। अजय माकन जी ने चिट्ठी लिख दी सर इलेक्शन कमीशन को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस के लिए दिल्ली में, कि भाई बैलेट से होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा, हरीश रावत जी ने भी जिस टाइम नतीजा आया था उनको भी कोई कंफ्यूजन हुआ था, उन्होंने भी एक डाउट रेस किया था कि भाई उन्हें भी शुबा है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, जबकि उन्होंने बहुत क्लियर वर्ड्स में नहीं कहा। समाजवादी पार्टी भी अपना एनालिसिस कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, अगर इसमें जो वोट कर रहा है आदमी जी उस पे तय होना है, अगर उस पे एस्पिरेशंस या डाउट या शुबा क्रिएट होने लगे तो इसको और बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं समीर भाई, अभी मैं पहुंचा हूं, 2 दिन में उत्तर प्रदेश में था, वेस्टर्न यूपी में, रामपुर में, मुरादाबाद में, वहां हर दूसरा आदमी यही पूछ रहा था कि क्या ईवीएम मशीनों में टेम्परिंग हुई है, और उनका अपना एनालिसिस खुद निकल आता था कि टेम्परिंग हुई है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी का
इस तरह से कोई स्टैंड नहीं है कि टेम्परिंग हुई है। हाँ, हमने ये कहा है कि अगर किसी ने सीरियस एलिगेशन लगाया है इस तरह का तो उसकी जांच हो जाना चाहिए। अब आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के लिए कहा है, हाँ। लेकिन पंजाब में हमारे ऊपर एलिगेशन नहीं है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी को 20-25% वोट ट्रांसफर हो गए। अगर उसमें भी शुबा है तो उसकी भी जांच कर ली। ठीक है, रिफत जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, जनता का रिपोर्टर की राय ले लेते हैं। रिफत, आपको क्या लगता है, क्या ये जो आरोप हैं इनमें वाकई दम है, सीरियस एलिगेशंस हैं, और इतनी बड़ी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मसलों पर जब कोई पार्टियां और कई पार्टियां सीधे आरोप लगाती हैं तो क्या उसकी जांच की जरूरत अब आन पड़ी है? क्या ये माना जाए, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसे हार की खींच माना जाना चाहिए जैसा कि बीजेपी कह रही है? देखिए, जो ईवीएम का मामला है, ये जिस दिन एग्जिट पोल आया था मैं उसी दिन से बोलता आ रहा हूँ कि शुरू से ही जो इलेक्टोरल सिस्टम हमने शुरू किया था, खासकर इस असेंबली इलेक्शंस में, मेरा ये मानना यह है कि वो बहुत ही फ्लॉड सिस्टम हमने यूज किया था। उसकी दो वजह हैं। एक तो यह है कि दुनिया का इंडिया, हम अपनी डेमोक्रेसी में बहुत प्राइड लेते हैं, बहुत फख्र करते हैं, कहते हैं बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है, लेकिन दुनिया में शायद इंडिया वाहिद मुल्क है जो मैच्योर डेमोक्रेसी होने के बावजूद इतना फ्लॉड सिस्टम यूज करता है। नंबर 1, आप देखें 4 तारीख को इलेक्शन होता है और दुनिया का पहला मुल्क है जहां 1.25 महीने के बाद रिजल्ट अनाउंस होता है। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप नहीं देखेंगे। मैं इंग्लैंड की आपको मिसाल देता हूं, जहां मैं 13 साल था, उसमें 7 बजे इलेक्शन खत्म होगा और 10 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और जबकि इंडिया, लेट्स एडमिटेड कि इंडिया और यूके के मुकाबले में इंडिया बहुत ही करप्ट मुल्क है, वो यूके नहीं है जहां पे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं पैसे दे करके। नंबर 2, जो भी चीज इलेक्ट्रॉनिक होती है उसमें टैंपरिंग की गुंजाइश उतनी ही ज्यादा होती है। अब यहाँ पे अगर सवाल उठे हैं, आप याद करें कि जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हम भी थे, हम जो पेपर लिखते थे उसमें हमें शक होता था तो हमें एक ऑप्शन होता था कि उसको दोबारा से चेक, स्क्रूटिनी का एक ऑप्शन होता था। तो जब इतने बड़े लीडर्स अगर कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टैंपरिंग हुई है या नहीं हुई है, ये मैं उस काबिल हूं नहीं, लेकिन अगर इतने बड़े लीडर्स अगर सवाल उठा रहे हैं तो उसकी स्क्रूटिनी कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इस इलेक्शन से एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, क्या आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात बहुत हुई है लेकिन अभी तक अमल में नहीं लाया जा सका है पूरी तरह से। आप 2013 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र कर रहे थे, वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल वाली बात आपने की कि वीवीपैट सिस्टम लागू होना चाहिए, ये उसी ऑर्डर में कहा गया था, लेकिन अभी तक उसका भी ट्रायल ही चल रहा है, उसको भी हम ठीक ढंग से लागू नहीं कर पाए। और आज अगर उसको लागू किया गया होता तो कम से कम एक ऑप्शन तो रहता कि हाँ भाई, जहां पर शिकायतें आ रही हैं कि यहां पर गड़बड़ी की आशंका है, तो कम से कम वो जो वोटर स्लिप्स रहती है उसको काउंट कर लिया जाता, उसकी काउंटिंग हो जाती और सारे आरोप निराधार साबित कर दिए जाते। अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो इसका वाजिब जवाब कौन दे सकता है? भाजपा के देने से तो कोई बात ही नहीं, हम तो दे ही रहे हैं। इसका जवाब दे सकता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने 2-3 क्लैरिफिकेशन बिल्कुल स्पष्ट रूप से दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो ईवीएम मशीन है वो इंटरनेट से सारी कनेक्टेड नहीं है, कि मास स्केल पे रिगिंग नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब ईवीएम मशीन किसी पोलिंग बूथ में जाती है तो जितने भी एजेंट हैं वो अपना बटन दबा के देखते हैं कि उनको वोट मिला है कि नहीं, सारे जगह पे ये देख लेते हैं। तो और उसके बाद ये भी एक चेकिंग सेकंड है। तीसरी चेकिंग ये है कि जब सारे पोलिंग एजेंट ने अपना वोट दबा के देखा होगा उसको मिला कि नहीं, देखा है कि नहीं देखा है, ये देख लीजिए मास स्केल पे। तीसरी बात कि जब उन्होंने कहा कि एक जना वोट देता है, उसके बाद जो इलेक्शन बूथ इंचार्ज होता है गवर्नमेंट का, वो बटन दबाएगा तब दूसरा वोट होगा, तो 1 घंटे में 400 वोट निकल पाएंगे। तो मास स्केल पे सडनली जो बूथ कैप्चरिंग और वो होता था वो भी नहीं हो सकता। तो मेरा कहना है कि अगर आपको आरोप लगाना, लगाइए, उस आरोप का तो कोई रोक ही नहीं सकता। उसकी सफाई कौन देगा? भाजपा तो दे ही रही है, उसको आप मानेंगे नहीं। इलेक्शन कमीशन जो ऑथराइज्ड है वह दे रहा है, उसको भी नहीं मानेंगे। तो आप कोर्ट में चले जाइए, आपके पास रास्ता है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास आरोपों को कोई तथ्यात्मक प्रूफ होना चाहिए ना, आपके एजम्पशन तो नहीं चल सकते। दूसरी बात, एक ये कह रहे हैं कि अब मायावती जो कह रही है बहुत सच्ची है, अरविंद कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार है। अरे तो उन्होंने आप कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए जो कहा है, तो वो सब सच है क्या? आप वो कह दीजिए कि वो सारी भी सच है।
तो अरविंद बहुत सच्चे आदमी है, ईमानदार आदमी, उनसे बढ़िया और मायावती से बढ़िया, नहीं तो उन्होंने कांग्रेस और बसपा और बाकी सबके लिए कहा है। तो आप सिलेक्टिवली चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, सिलेक्टिवली रिजेक्ट करेंगे, अपने हित में बातें करेंगे, इलेक्शन कमीशन को मानेंगे नहीं, आप करेंगे क्या? मतलब आपको यहाँ पर जो एक सवाल अग्रवाल साहब आपने उठाया पोलिंग एजेंट वाला, मैं चाहूंगा ऋचा भी उसका जवाब दें और नईम अब्बास साहब आप भी उसका जवाब दें। ऋचा, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये जो पोलिंग एजेंट वाली बात है, जिस तरह से लूप होल्स की बात हो रही है, वो इतने भी नहीं है, जगह जगह चेक्स रखे गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो पूरी प्रक्रिया निर्धारित की है और इसीलिए वो इस तरह की आशंका से इनकार कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि पोलिंग एजेंट्स जगह जगह पहले मॉक वोटिंग करते हैं, उसके बाद एक सर्टिफिकेट देते हैं बाकायदा प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। तो आपके पोलिंग एजेंट्स मतदान के वक्त क्या कर रहे थे पंजाब में? और पोलिंग एजेंट साइन करते हैं उसमें। तो ये है जी, क्या मैं जवाब दे दूं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो आज हमने अरे अग्रवाल साहब, थोड़ा सा जवाब देने दीजिए। आपकी मेजॉरिटी है, इसका मतलब ये नहीं आप बोलने नहीं देंगे। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज जो प्रश्न उठ रहे हैं ईवीएम को लेकर, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं, ये प्रश्न 2009 में हमारे अग्रवाल साहब के बंधुओं ने ही उठाए थे और ये जैसा ये बता रहे हैं वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वीवीपीएटी को फॉलो कीजिए, वो आज तक फॉलो नहीं हुआ। इसका मतलब ईवीएम इज तो मैं यही कह रही हूं कि जब आज फिर वही प्रश्न उठ रहे हैं तो जिन जगहों पे ऐसे प्रश्न उठे हैं उन पे क्यों नहीं हम रीचेक कर लेते हैं? अग्रवाल साहब, जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल प्रॉम्प्ट नहीं कर रही थी, तो थोड़ा सा मेरे को भी अपना विचार रखने दीजिए। दूसरी बात यह है कि आप जो डेवलप्ड नेशंस हैं, आपके जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, जर्मनी, इन सब जगहों पर बैलेट पेपर यूज होता है। ऐसा नहीं है कि वो हमसे पीछे तो गोइंग बैकवर्ड नहीं है बैलेट पेपर। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो आपके बंधु हैं, उन्होंने खुद कहा था कि बैलेट पेपर से रिटेल रिगिंग हो सकती है, पर होलसेल रिगिंग जो है, और सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो जब सुप्रीम कोर्ट मान्य अदालत मान रही है, तब तो जीत का खुमार था और आज उस वक्त जिसको उठानी चाहिए थी किसी ने उठाई। मतलब जो पार्टी जीत जाएगी वो आज बिल्कुल जब नजर आ रही है। अगर मेरे परिवार में 5 वोट डाले और उसमें से 1 वोट पड़ा है तो मैं पूछूंगी। हाँ। ये तो सर समीर साहब, आप लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी पार्टियां हार जाएं वो चुप हो जाएं। 2009 में सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, 2013 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, अब तो बढ़ने देते। ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नईम अब्बास साहब, आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। पोलिंग एजेंट्स अलग अलग पार्टियों के हर पोलिंग बूथ पर होते हैं, मॉक वोटिंग होती है, वो कहते हैं नहीं सब कुछ ठीक है, सब वोट सही जगह जा रहे हैं, जो जहां डाल रहा है उसी का बटन, उसी के आगे नीला बटन, नीली रोशनी आ रही है, फिर उसके बाद तब जाकर वोटिंग शुरू होती है। ये बात तो सबको पता है ना। अगर कुछ गड़बड़ी कहीं भी किसी भी सेंटर पर हुई तो पोलिंग एजेंट्स कैसे सर्टिफिकेट दे देंगे अपना? और साइन करते हैं पोलिंग एजेंट। हिंदुस्तान में कुछ भी पॉसिबल है। हाँ, कुछ भी पॉसिबल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। नहीं तो आप ही के पोलिंग एजेंट अगर धोखा दे रहे हैं आपको, तो फिर तो आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए ना पार्टी। तो आपका झूठ बोलना भी तो पॉसिबल है। जी बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब वीवीपैट के लिए बोला था तो 20 लगी है उत्तर प्रदेश में, 20 मशीनें लगी थी सिर्फ, और उन्हीं का रिजल्ट मैं आपको बता रहा, सिर्फ 4 पे बीजेपी जीती है और बाकी 16 हारी है, और बाकी सारी मशीनें वही हैं जो आप बता रहे हैं सेम। उसको लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था तो वो सारी मशीनों पे काम क्यों नहीं हुआ? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जहां जहां भी, अब मैं आपको बताऊं, मैं अपने विधानसभा में घूमा हूं, नोएडा में घूमा हूं, मेरे 5-6 बूथ ऐसे हैं जहां मैंने जा के लोगों से पूछा कि भाई ये बताओ यहाँ पे इतनी वोट बीजेपी की कैसे निकल सकती है? कह रहे सर हमने तो बसपा को वोट डाला है। अब जब हर जगह से एक ही रिपोर्ट आ रही है, ये कोई आधार नहीं हो सकता ना। आधार अब किसी ने वोट दिया बीजेपी को, वो कह रहा है कि नहीं हमने तो जी बीएसपी को डाला था, फिर तो ऐसे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उस बेसिस पर आप कोई बड़ा आरोप नहीं लगा सकते ना इस तरह से। हो सकती थी अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो
सुझाव अपना दिया था, उसके आधार पे अगर वो मशीनें लगती तो फिर ये रिकाउंटिंग आराम से हो सकती थी, लेकिन बीजेपी ने उसको होने नहीं दिया। देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा आप करिए, अलग विषय है, कहां गड़बड़ हुई है। और आप देखो जितनी भी फॉरेन कंट्री है सबके अंदर अब बैलेट पेपर पे होने समीर लगा। भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आप चर्चा करिए, कौन से नए रिफॉर्म आने चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने 10 मिनट नहीं लगाई उसे खारिज करने के अंदर, तो क्यों कर रहे हैं? अगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है बीजेपी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन इलेक्शन कमीशन है तो अपना हमें सबूत दिखा दे, हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या मतलब इलेक्शन कमीशन की भी नहीं मानेंगे? बिल्कुल, आप ये बताइए उसको एकदम से मानना और एकदम से मना कर देना। ठीक है, नहीं इलेक्शन कमीशन ने तर्क भी तो दिए हैं, बताया भी तो है आपको कि पूरे प्रोसेस को समझने के बाद चेक करा दे। अच्छा, प्रैक्टिकल चेक कराया जाए तब आप मानेंगे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। क्या इन आरोपों में वाकई दम है जिसकी जांच की जरूरत है, या फिर यह सिर्फ और सिर्फ हार की खींच है? बहस जारी। तो सियासी पार्टियों की सोच बदलने की जरूरत है या ईवीएम बदलने की जरूरत है? ईवीएम को हटाने की जरूरत है और पुराने ढर्रे पर लौट जाने की जरूरत है, बैलेट पेपर वाले पर। यह है हमारा आज का मुद्दा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। सुलेमान मोहम्मद खान साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, मैं डेटा देख रहा था, यूपी में बीजेपी जिसको 42% वोट मिले हैं टोटल, विरोध में 50% वोट पड़े हैं। पंजाब में कांग्रेस 38% वोट मिले हैं, विरोध में 54% वोट पड़े। मतलब फिर भी उसके बावजूद भी ईवीएम का रोना। मतलब अगर ईवीएम टैंपरिंग ही हो रही होती तो विरोध में इतने वोट पड़ते क्या? क्योंकि सारा आरोप तो आप सीधे सीधे कहीं ना कहीं सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी पर ही लगाने की कोशिश कर रही है ना, केंद्र में जिसकी सत्ता है। देखिए, बीजेपी को जहां तक मुझे याद है 39.7% वोट मिले हैं यूपी में, और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को अलग अलग परसेंटेज है, जैसे मायावती जी की, ये गठबंधन का है पूरा, बीजेपी एनडीए का है ये मान लीजिए आप। हाँ 39, अच्छा एनडीए का, ओके। बीजेपी को 39.7 है, एनडीए को आप मान लीजिए 42%, 22% बहुजन समाज पार्टी को, 21% अखिलेश जी को, हमें 6.5%। तो अगर और पॉलिटिकल पार्टीज का या सियासी जमातों का आप जोड़ लेंगे वोट परसेंटेज तो नेचुरली ज्यादा निकलेगा, 3 ब्लॉक्स का आप अगर जोड़ रहे हैं तो। और देखिए इस सब एवरीवन इज इन डाउट्स। जैसे आप जाएं सोशल मीडिया पे, आप जाएं तो सबसे हॉट जो ट्रेंडिंग है उस टाइम ये इस वक्त यही चल रहा है। हाँ। ट्विटर पे, फेसबुक पे कि ईवीएम में कुछ रिगिंग हुई है, कोई घोटाला हुआ है। वो तो सारी पार्टियों की आईटी सेल्स है ना आजकल। हाँ, जो कुछ भी ट्रेंड कराना है वो ट्रेंड करा दो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन नॉन पॉलिटिकल लोग भी, सोशल मीडिया इस तरह से बहुत से लोग कहते हैं डेंजरस भी है। हाँ। तो लेकिन ये हॉट चल रहा है। अगर आप बात करें किसी से जाके, वो भी ये सवाल पूछ रहा है। जैसे मुझे किसी ने मिसाल के तौर पे ये बताया, आप अभी कह रहे थे कि सुबह में पोलिंग एजेंट होते हैं और उनसे चेक कराई जाती है ईवीएम्स। मुझे किसी ने ये कहा कि हर चौथा वोट बहुजन समाज पार्टी का भाजपा को चला गया और हर 5वां वोट समाजवादी पार्टी का भाजपा को चला गया। इस तरह से दोनों पार्टीज के 20-20 हजार वोट चले गए। अपने अपने लोगों ने एजम्पशंस लगाए हुए, इस तरह से 40,000 प्लस हो गया। ये कोई नहीं बता सकता, ये कोई नहीं बता सकता। इन एजम्पशंस के आधार पर आप पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा दें। नहीं, हम नहीं उठा रहे सर। हम तो कह रहे हैं, बहुत से लोग उठा रहे हैं, मायावती जी उठा रही हैं, केजरीवाल जी भी उठा रहे हैं, हम तो उनका भी नाम ले रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर उठा रहे हैं तो उसकी जांच करा ली जाए। और वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हमसे ज्यादा डेवलप्ड मुल्क, जर्मनी का आपने भी एग्जांपल दिया कि वहां ईवीएम होता था, वहां पर बंद होके वो हो गया ट्रेडिशनल तरीका, बैलेट से करिए आप। और एक बात और है, जो पोस्टल बैलेट्स है उसमें ज्यादातर जगह समाजवादी पार्टी जीती है। तो ये जो वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, ये वीवीपैट जिसे आप कहते हैं, अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए, मुझे लगता है बहुत लोग मुतमईन हो जाएंगे और आगे के तौर पे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अजय माकन जी ने चिट्ठी भी लिखी है इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि एमसीडी का चुनाव है दिल्ली में, कि भाई ट्रेडिशनल तरीके से बैलेट पेपर से कराया जाए। ठीक है रिफत, ये वीवीपैट सिस्टम जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है कि अगर ये होता तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता, ये इतना मुश्किल क्यों है लागू करना? ये तो इलेक्शन कमीशन आपको बताएंगे कि इतना मुश्किल क्यों है, चूंकि बहुत सारी चीजें जो होती है वो सेंस नहीं करती हैं। अब लोग कहते हैं कि अब मुझे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है और जो ऑब्जेक्शन है कि यूपी जैसे एक स्टेट में 7 स्टेजेस में अगर आप इलेक्शन करा रहे हैं, इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां पे आपको 1.25 बिलियन की पॉपुलेशन है और आप कहते हैं कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज इतने नहीं है कि आप एक स्टेज में यूपी में इलेक्शन करवा लें।
वही बात वहीं पे आती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। आप ये कह रहे हैं कि जर्मनी या अमेरिका या यूके का टेक्नोलॉजिकली लेस एडवांस्ड है इंडिया के कंपैरिजन में, नहीं तो उसूलन तो वहां पे होना चाहिए था ईवीएम का यूज, यहां पे क्यों हो रहा है? और दूसरी बात ये कि जब आप जो वीवीपैट की आप बात कर रहे हैं वो एक हिस्सा है, वो भी एक हिस्सा हो सकता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जी। लेकिन आज जैसे अन्ना हजारे ने कहा कि नो गोइंग बैक टू, अगर बैलेट बॉक्स पे हम जाएंगे तो वो रेट्रोग्रेड स्टेप होगा। आई डोंट थिंक सो। देखिए कोई भी चीज जो डेमोक्रेसी को आपको स्ट्रेंथन करती है, आपकी जमहूरियत को अगर मजबूत बनाती है तो आई थिंक बैलेट पेपर का जो सिस्टम था उसमें भी तो जबरदस्त लूप होल्स थे जिसकी वजह से उसको खत्म करना पड़ा। देखिए और रिजल्ट आने में कितना वक्त लगता था, 2-2 3-3 दिन। देखिए वो भी एक मसला था ना। बिल्कुल समीर, बैलेट बॉक्स से ईवीएम की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि उस जमाने में बैलेट बॉक्स पे वो कहते हैं कि छपाई बहुत हो जाती थी। एक करप्शन था कि लोग गए, जिसकी जो ज्यादा पावरफुल होता था वो बूथ पे जाकर के, जिसको हम बूथ कैप्चरिंग कहते थे। अब हम उससे बहुत आगे निकल गए। अब हम उस जमाने में हैं जहां पे सीसीटीवी मॉनिटर होता है। आप बहुत आसान है, आप पोलिंग सेंटर में और पोलिंग जो काउंटिंग सेंटर में आप सीसीटीवी लगा दें। मतलब अब तो बहुत, आप कंपेयर, जो 80s में जो सिचुएशन थी, जो हमारी हैंडीकैप थी, अब नहीं है वो। तो अगर हम आज लौटे भी बैलेट बॉक्स की तरफ तो वो तमाम चीजें अब नहीं होंगी। अब वो जमाना नहीं है गुंडागर्दी का कि आप दाखिल हो गए और एक के साथ पूरा हजारों आपने बैलेट बॉक्स कैप्चर कर लिया, वो नहीं होगा वो। रिचा तो क्या ये माना जाए कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो पार्टी जीत जाती है वो नॉन सीरियस हो जाती है इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर? उसको लगता है कि हमें तो जबरदस्त मैंडेट मिला, हम जीत गए, अब हम क्यों इस पचड़े में पड़े हैं, क्यों ये आवाज उठाएं कि दिक्कत हुई, ईवीएम्स में प्रॉब्लम थी या नहीं? ये आप पर भी लागू होता है और ये बीजेपी पर भी लागू होता है। क्या ऐसा है, क्या इसकी वजह से लटके हुए हैं क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स? देखिए इलेक्शन रिफॉर्म के लिए किसी ना किसी को तो आवाज उठानी ही पड़ेगी, और आज इतनी सारी पार्टियां अगर आवाज उठा रही हैं तो ये एक पुश है इलेक्शन रिफॉर्म्स की दिशा में। और अगर इसको इस तरह ना देखा जाए कि आज चुनाव हार गए हैं और चुनाव हारने की ये खींच है, अगर आप इस तरह देखेंगे तो इलेक्शन रिफॉर्म्स कभी नहीं होंगे। 2013 से लेके आज 2017 में हम बैठे हुए हैं, किसी ने पुश नहीं किया। आज अगर पार्टियां पुश कर रही हैं तो ये पॉजिटिव स्टेप है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या लोकतंत्र में, एक तो हमने देखा नोटबंदी के दौरान 150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और उस पे आज तक किसी ने माफी भी नहीं मांगी, तो इसका मतलब जान की कीमत तो थी नहीं, एक वोट की कीमत थी। और अगर इस तरह की रिगिंग हुई है तो यानी वोट की भी कीमत नहीं है। लोकतंत्र फेल हो जाएगा अगर इस तरह के प्रश्न लोगों के दिमाग में होंगे। हम देख रहे हैं कि 60%, 70% हमारी डेमोक्रेसी में वोटिंग हो रही है। लोगों को अगर शक हो जाएगा कि ईवीएम भी फेल है, ईवीएम भी रिग्ड है, तो ये बेसिकली आपका ट्रस्ट जो है डेमोक्रेसी के ऊपर से उठ जाएगा। तो जो जीत गई है पार्टी, उनके इंटरेस्ट में है कि मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी आपकी भी है। और जब ऐसे में जब सारे के सारे राजनीतिक दल मिलकर आवाज उठा रहे हैं, क्या बीजेपी भी ये डिमांड करेगी और आप क्या इन सारे दलों के साथ कम से कम इस मामले में आएंगे कि शक और शुबा जो हो रहा है वो दूर होने चाहिए और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की इसी बहाने कोशिश होनी चाहिए? देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसको हम ना डिनाई कर रहे हैं। और आप कह रहे थे कि कोई भी जो पार्टी पावर में होती है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं लाती। इस इलेक्शन के पहले सबसे बड़ा डिमांड सब जगह चर्चा थी कि इलेक्शन में मसल पावर और मनी पावर आता है, और मनी पावर, ब्लैक मनी को रोकने के लिए हमने इस बजट में भी और बहुत बड़े कदम उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो 20,000 का रिकमेंडेशन को 2,000 करने को कहा था वो हमने तुरंत कर दिया। फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल पेमेंट के लाए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लाए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हम पूरे वचनबद्ध हैं और हम अभी भी नहीं कह रहे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं आने चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमें करने चाहिए, लेकिन हर बदलाव को केवल आप इलेक्टोरल, आपको कोई चीज सुविधा नहीं दे रही इसलिए आप उसको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर देंगे। आप ये ईवीएम हम लाए थे वो कोई भारतीय जनता पार्टी तो नहीं इंप्लीमेंट किया, वो तो कई सालों से सब सरकारों ने किया था। तो अब इसमें और इंप्रूवमेंट क्या होना चाहिए इसकी चर्चा करो ना, हम कौन माना कर रहे हैं, और उसमें अच्छी चीजें होंगी तो साहब ये बताइए कि 2013 में जिस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वीवीपैट सिस्टम जिसका बार-बार आप जिक्र कर रहे हैं, ये अभी तक क्यों नहीं लागू हो पाया? प्रोसेस में इसकी जिम्मेदारी किसकी है, समझाइए ना प्लीज, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि फंड का भी रोना रोया जाता है। इलेक्शन कमीशन को फंड तो सरकार ही मुहैया कराएगी, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है।
क्या ऐसा है क्या? इलेक्शन हाँ तो अरे इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ पे इतना खर्चीला पूरा ऑपरेशन है। और देखिए बहुत अच्छा होता है कि अग्रवाल साहब और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप आके बोलती कि हाँ हम इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे कि वो वोटों की ने सुनिए आपने मुझे कहा था, देखिए सुनिए ऋचा जी, सुनिए ये आप मुझे सुन लीजिए। अभी आपने मुझे कहा था कि बोलने दे, मैंने पूरा शांति से आपको सुना है। जी गोपाल जी, दूसरी जो बात है कि हम इलेक्टोरल फंड्स के लिए जो भी इलेक्शन कमीशन मांगता है वो सारे दिए जाते हैं केंद्र सरकार से। और केंद्र सरकार क्या, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंड के थ्रू दिए जाते हैं। और कौन सी चीज को नहीं दिया? अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी प्रोसेस को मना किया है, कुछ कहा है, तो केंद्र सरकार ने कहा मना किया, और हम अब भी कहा मना कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कहेगा, चर्चा करके उनको कर लिया जाएगा। 2013 से आज 2017 हो गया कि आने वाले इलेक्शंस में वीवीपैट सिस्टम लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़ेगा ना। कर सकती है इसका तो 2000, ये तो कांग्रेस से पूछिए 2013 से। अरे 2013 में तो कांग्रेस थी, उनसे पूछे क्यों नहीं लागू कर दिया उन्होंने आपके ऊपर? हम तो 2014 में आए थे। अक्टूबर 2013 सारी चीजें की है। अक्टूबर 2013 की जजमेंट है। और मैं समझता हूं कि अप्रैल में चुनाव खत्म हो गया था, मई में मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए थे, तो हमारे सामने शायद 3-4 महीने ही थे इसको लागू करने के। और आपकी 3 साल हो गए सरकार को, आपने क्या इनिशिएटिव लिया? हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेज में बहुत बिलीव करते हैं। जिस तरह गोवा में और मणिपुर में आपकी पार्टी डिफीटेड पार्टी थी, लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना था, और गवर्नर साहब ने दोनों स्टेट्स के आपको इनवाइट करा सरकार बनाने के लिए। तो ये दिखाता है कि किस तरह 2014 में क्यों नहीं उठाई ये बात? खान साहब, लेकिन आप तो नेता ही नहीं चुन पाए ना। 2014 में क्यों नहीं उठाई ये बात? उन्होंने नेता चुनकर समर्थन पत्र भी सौंप दिया। आप लोग समर्थन पत्र भी सौंप दिया, आप पीछे रह जाते हैं ना। सर पता है, हाँ यही मैं कहना चाहता हूँ, अगली बार से 100 मीटर की रेस होना चाहिए। अगली बार से रेस होना चाहिए। कौन पॉलिटिक्स चल रही है, भजन करने कौन आया? करना चाहिए, ये कहिए। पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था, दौड़ हो जाए। जो पहले गवर्नर पार्टी की, नहीं, लेकिन उसके लिए आपको तैयार तो होना पड़ेगा ना। और एक की आधी सीटें आई है, मुख्यमंत्री डिफीटेड है, आधी सीटों वाला भौंक के पहुंच गया। नहीं, उसके लिए आपको तैयार तो होना पड़ेगा ना। यही तो बात है आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तय तो करना पड़ेगा ना। तय तो करेंगे ना जब इनवाइट आएगा। एसआर बोमई की जजमेंट है 9 जजेस की, वो ये कहती है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट करना है, गवर्नर इनकम्बेंट है, गवर्नर के ऊपर ड्यूटी है। दूसरी तरफ ये बात नहीं है। नहीं सर, आपने बात गलत कही। बात की रेस नहीं हो रही है। के.आर. नारायण ने बहुत तय करती हैं। गवर्नर का आप तो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए ना इस इशू पे। वोट परसेंटेज गोवा के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए तो थे आप। डेमोक्रेटिक वैल्यूज लेकिन एक पार्टी अपना नेता नहीं तय कर पाती और इंतजार में रहती है। दूसरी पार्टी सारे विधायकों का समर्थन पत्र लेकर गवर्नर के पास चली जाती है और कहती है हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए। तो गवर्नर क्या करेगा? ये भी एक पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ ये भी एक पॉइंट है। हालांकि जो बात आप कह रहे हैं आइडियली वैसा ही होना चाहिए। समीर भाई, आइडियली वैसा ही होना चाहिए कि राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को बनना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। मैंने इलेक्शन कमीशन को मानेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे ना, जनता के फैसले को मानेंगे, ये बहुत मानेंगे बस मायावती। हमारे एक जगह थे, 17 एक जगह थे, हमें इनवाइट करना था। ये मत कि हम सुस्त थे, लेजी थे, ये क्या बात होती है? समीर भाई, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी प्ली को रिजेक्ट किया है। मनीष सिंह साहब ये बताइए कि आप किस तरह के सबूत आप इलेक्शन कमिशन के सामने पेश करने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका है कि ईवीएम में टेम्परिंग का सवाल नहीं पैदा होता। तो क्या आप भी बीएसपी की तरह अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए भी तैयार हैं क्या आप इस मसले पर? समीर जी, आपने बहुत ही सही समय से मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष पूरा देश का एनडीए को छोड़ करके जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी लोगों ने यह मांग किया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर विपक्ष ये बात कहता है तो विपक्ष को ये डर है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात समीर जी, आप मतलब बहुत ही बुद्धिजीवी और बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं। आप खुद सोचिए कि मणिपुर और गोवा में जहां पर इनको बहुमत नहीं मिला था, वहां पर इनको सरकार बनाने की जल्दीबाजी थी। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में इनको बहुमत मिला।
ये यहां पर सरकार बनाने की जल्दीबाजी में नहीं है। मैं सीधे सीधे एक बात कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी एक बात स्पष्ट तौर पे कह चुकी है कि जिस तरह से इनको अगर लग रहा है कि हम मजबूत सरकार बनाए हैं, तो वही इनको यह बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि यह उत्तर प्रदेश की धरती समाजवादियों की धरती है। मुख्य जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी का, विपक्ष का रवैया, इनके हर अन्यायपूर्ण जो भी इनके कार्य होंगे उसके विरोध में समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी और विपक्ष की जो भूमिका होती है पुरजोर तरीके से हम इनका विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, हम पूरे रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, पढ़े लिखे लोगों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से समाजवादी पार्टी को मेजोरिटी दिया है। मैं दावे के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि बहुत कम वक्त बचा है जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चुनाव आयोग के सामने हम जाएंगे और हम ये बात सबूत के तौर पे कहेंगे कि ईवीएम में बहुत ही बड़ी धांधली की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ठीक है ऋचा जी, क्या अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा? हम आपसे समीर जी, हमने आपसे कहा है कि सबूत के आधार पर सबूत के साथ आधार पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सबूत के साथ हम चुनाव आयोग भी जाएंगे। ठीक है ऋचा जी, अदालत का दरवाजा आप भी तो जाइए ना, कौन रोक रहा है? सबूत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। हाँ जी, अरे अग्रवाल साहब, हम तो वो हर काम का आपके विरोध करेंगे जिस काम की बदौलत आपने देश में भेदभाव पैदा किया है। देश में भेदभाव करके विरोध कीजिए, विपक्ष का काम है विरोध करना। ठीक है जी 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 जी, करिए, आपको विरोध करने का भी बहुत मौका मिलेगा, 5 साल है आपके पास जी। आपका काम है विरोध करना। आपका जवाब? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं देश में और हमारा नहीं समीर भाई, 5 साल नहीं है, 10 साल है जी। ठीक है जी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है और हम चाहेंगे कि एक बार देखा जाए। अग्रवाल जी, एक बार सुन लीजिए कि पंजाब में जिन बूथ्स का हमने रेफरेंस दिया है, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि अब तो चुनाव हो चुका है, हमने नेता विपक्ष भी घोषित कर दिए हैं। तो मनीष जी हल्के में लीजिए, चुटकी ले रहे हैं वो जी। ऋचा जी तो क्या मैं बोल सकती हूँ? जी जी ऋचा जी, तो पंजाब में जिन बूथ्स को हमने मेंशन किया है, जिन 2-3 जगहों पे हमने, वहां अगर चेक करा ले तो इलेक्शन कमीशन, तो उसमें कोई एक बार सबको सेटिस्फैक्शन हो जाएगी। एक सिंपल सी बात हमने रिक्वेस्ट की है और आगे आने वाले चुनावों के लिए भी इलेक्शन कमीशन को सीरियस होना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि सारा विपक्ष एक साथ मांग कर रहा है और यह एक तरह से लोकतंत्र के हित में रहेगा कि अगर चीजें क्लैरिफाई हो जाएं और स्टेटस को पे न रखें चीजों को। ठीक है, नईम अब्बास साहब, बीएसपी का क्या स्टेप है अगला? बिल्कुल, हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। हाँ। और हमारा चैलेंज है सर, अगर समीर भाई एक बात करनी है, यहाँ पे सक्षम है तो 5 विधानसभा चुन ले गोपाल जी आप, और 5 विधानसभा पे अपनी वोटिंग करा के देख लिया, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल हमारा चैलेंज है, आप 5 विधानसभा जो आप सेलेक्ट कर लें, उस पर एक बार दोबारा से एक बार चुनाव हो जाए और आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं। हमारा तो ये दावा है, हम लोग कोर्ट जा रहे हैं इंशाल्लाह, आगे आपको पता लग जाएगा इसमें क्या होने जा रहा है। ठीक है रिफत साहब, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। ये मामला आपको कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? इस देश में चुनाव होते ही रहते हैं, अलग अलग प्रदेशों के चुनाव होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये रिजल्ट अब चेंज होने वाला है। बहरहाल इस रिजल्ट्स के बाद से ठीक है, एक बहुत ही इंस्टेंट एक रिएक्शंस आया है तमाम पार्टी की तरफ से, बट आई थिंक के बजाय इसके कि अपनी एनर्जी इस पे सर्व करें, ये तो सिमिल्टेनियसली आप इसको रेज करते रहें, क्योंकि एक बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन सिर्फ ईवीएम को ही आप ब्लेम नहीं कर सकते, इसके अलावा भी बहुत सारी लर्निंग की जरूरत है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जहां जहां ये हारे हैं, कि वो क्या क्या चीजें हैं, कहां पे आपसे गलती हो गई। क्या मायावती और अखिलेश का एरोगेंस था जिसकी वजह से ग्रैंड अलायंस नहीं हो पाया, या कांग्रेस जो गिरगिराती रही मायावती के सामने में वो साथ में नहीं आए, बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के लिए भी पंजाब में आई एम श्योर बहुत लर्निंग है, गोवा में बहुत लर्निंग है, कांग्रेस पार्टी के लिए पोस्ट पोल जो है, भले ही खान साहब ने कह दिया कि रेस नहीं है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके अलावा लर्निंग एक अलग चीज है, पर टेक्नोलॉजी इस तरह टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकती है। तो बजाय इसके कि उन तमाम ये भी आप रेस करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, आसान तरीका तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर पार्टी में हार के बाद चिंतन मंथन होता है, उसके बाद फिर पत्रकारों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं कि भाई क्या कमी रह गई। इससे अच्छा है कि सीधे सीधे ईवीएम को ब्लेम कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी। ईवीएम का मुद्दा तो मुझे लग रहा था कि ये होने वाला है, ये अगर अब मायावती जीत जाती तो बीजेपी वाले रेस करते, ये तो आने वाला था। अग्रवाल साहब 10 सेकंड पत्रकारों को भी मंथन करना चाहिए कि जहां वो बोल रहे थे। समीर जी देखिए, हम समीर भाई
समीर भाई, हम बिहार आ रहे, हम दिल्ली आ रहे, हमने आत्मचिंतन किया। और ये लोग हार के भी आत्मचिंतन करने के बजाय ईवीएम को ब्लेम कर रहे हैं। हमने बिहार में आत्मचिंतन किया, दिल्ली में आत्मचिंतन किया, इसके कारण हम जीत रहे हैं। हम हार की भी समीक्षा करते हैं, जीत की भी करते हैं। ये हार होती है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। आत्ममंथन और चिंतन के बाद नतीजा अगर इतना जबरदस्त हो तो ऐसा आत्मचिंतन और मंथन तो सबको करना चाहिए। अब ये दूसरी पार्टियां सीखेंगी या नहीं सीखेंगी, वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल सारी पार्टियां जो हैं, विपक्ष पूरा लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है इस मुद्दे के खिलाफ, ईवीएम टैंपरिंग के खिलाफ। अब अदालत का दरवाजा खटखटाए जाने की कोशिश की जा रही है। देखना यह होगा कि इसका नतीजा क्या होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष साहब, वक्त खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। रिचा जी, नईम अब्बास, साथ ही साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, रिफत जावेद, सुलेमान मोहम्मद खान, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।